तो अब किसान धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश हित में वोट करेगा और इस बीजेपी को भारी भारी चोट करेगा। और बीजेपी जैसे बंगाल से हारी है और बाकी जगह से हारी है, अब उत्तर प्रदेश भी हारेगी, उत्तराखंड भी हारेगी, पंजाब भी हारेगी और सितंबर में आने वाले चुनाव में वो गुजरात भी हारेगी और 24 तक वो देश भी हारेगी। कि पार्टी में 3000 में से 1300 निर्दलीय जीते, तो किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो पूरी तरह से बीजेपी को नकार रहा है। या ना उठे, लेकिन किसान नहीं हारेगा। किसान जिस तरफ जुड़ा है जीत के लेके जाएगा, ये आंदोलन भी जीतेगा, वो चुनाव भी जीतेगा और देश में लोगों का, जनता का दिल भी जीतेगा। सबसे पहला सवाल यही है सर कि किस तरह से आप जो है यूपी में विधानसभा चुनाव में 2022 में जो है किस तरह से रणनीति अपनाएंगे? क्या आपने जैसा कहा कि पश्चिम बंगाल में जो है जिस तरह से आपने किया, क्या वही रणनीति अपनाएंगे या फिर जो नया लॉजिक है वो क्या है जो दर्शक जानना चाह रहे हैं? देखिए मादास जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, आपने बंगाल का नाम लिया और अभी कह रहे थे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ किसानों की जीत है। किसानों के साथ ममता बनर्जी ने भी बहुत मेहनत की है, वहाँ उन्होंने कार्य भी किए हैं। हाँ, निसंदेह किसानों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है उनको वहाँ जीत दिलाने में। और उत्तर प्रदेश में भी मैं भविष्य के गर्भ में ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि अभी भविष्य है और मैं आगे भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन जो चला गया अभी चुनाव देखा, जिला पंचायत का चुनाव, उसमें 3000 में से 1300 से ज़्यादा निर्दलीय विधायक निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य चुन के आए हैं। तो ये एक दिखा रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और उसमें ऐसी बुरी हालत होना कि पार्टी में 3000 में से 1300 निर्दलीय जीते, तो किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो पूरी तरह से बीजेपी को नकार रहा है। और बीजेपी जैसे बंगाल से हारी है और बाकी जगह से हारी है, अब उत्तर प्रदेश भी हारेगी, उत्तराखंड भी हारेगी, पंजाब भी हारेगी और सितंबर में आने वाले चुनाव में वो गुजरात भी हारेगी और 24 तक वो देश भी हारेगी। यहीं से सर सवाल ये आता है कि जिस तरह से कि एक सवाल ये है कि आपकी पार्टी का क्या रोल रहेगा, दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी एक छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो उसको चुनौती कैसे देंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं छोटी ही कहूँगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़ी पार्टी उसे कहेंगे जो लोकतांत्रिक रूप से कार्य करे। जब वो पार्टी कुछ पूंजीपतियों के हाथ में आ गई है और 2 ही व्यक्तियों के हाथ में है, तो कहाँ 112 करोड़ किसान और कहाँ 2 व्यक्ति, तो वो काफ़ी छोटी हो गई है। हाँ, सांसदों की तुलना में आप कह सकते हैं, लेकिन वो सांसद ऐसे सांसद हैं जो सिर्फ कागजों पे है, उन सांसदों की सुनी नहीं जा रही है। अगर वो सांसद अपनी सुनवा पाते या मंत्री सुनवा पाते, भाई राजनाथ जी की सुनी जाती या नरेंद्र तोमर की सुनी जाती, तो आज किसान सड़कों पर नहीं होता। और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खामोश हों, तो ऐसे समय पर किसान ही आगे निकल कर आता है। किसान इस देश में अब राजनीति में रोल प्ले करेगा। इससे आगे अब चलते हैं, किसान के साथ आज मजदूर भी जुड़ गया है, दलित वर्ग, जो इन्होंने बांटा हुआ था, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं भारत पाकिस्तान, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं यादव नॉन यादव, कहीं मराठा नॉन मराठा, कहीं दलित वर्सेस अदर्स, तो वो सभी इकट्ठा हो गए हैं। आज किसान कम्युनिटी है, किसान जो है वो हर धर्म में है, हर जाति में है। तो अब किसान धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश हित में वोट करेगा और इस बीजेपी को भारी भारी चोट करेगा। आप कह रहे हैं कि आपकी जो पार्टी है किसानों की पार्टी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो भी यही बात कहती है कि हमने किसानों को वो विश्वास दिलाया है, हमने 2-2 हज़ार रुपये दिए हैं। तो एक तरफ उनका भी जो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है विश्वासों का जो है, तो ये एक आपको बहुत बड़ा चुनौती देता है, तो इसको कैसे फेस करते हैं? नहीं, ये सिर्फ झूठी बातें हैं। किसानों की पार्टी बोलना, पहले तो हम उनको चलो व्यापारियों कहते थे, आज तो उन्होंने व्यापारी को भी मार दिया है। सिर्फ 2 उद्योगपतियों के लिए हिंदुस्तान के पूरे व्यापारी वर्ग को भी भारतीय जनता पार्टी के तानाशाहों ने ख़त्म कर दिया है। और फिर वो कहते हैं 2000 रुपये, तो ये आंकड़ों से खेलते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं। उन्हीं आंकड़ों में अगर मैं जाऊं तो जो एमएसपी का इन्होंने चुराया है, जो हमारे किसान नेता कहते हैं हर साल 4.5 लाख करोड़ का घाटा किसानों से दिया है, 4.5 लाख करोड़ में से आप 38,000 करोड़ अगर किसानों के खाते में डाल देते हैं, तो आप 4 लाख करोड़ उनमें से चोरी कर रहे हैं। ये तो आंकड़ों का खेल है।
झूठ का खेल है, झूठ का तंत्र है उनके पास। लेकिन आज किसान इस दुनिया को सच्चाई बताएगा। किसान देश के साथ है, किसान पूंजीपतियों के खिलाफ है। किसान चाहता है कि देश का अनाज सस्ते भाव में सभी देशवासियों को मिले। उसी ने दवाइयों की कालाबाजारी रोकी है, वो शिक्षा अच्छी चाहता है, वो स्वास्थ्य अच्छा चाहता है। तो किसान जब अब आगे राजनीति में आने वाला है तो वो देश की व्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाना चाहता है, जो सिर्फ इन दो तानाशाहों ने, मैं कहूँगा, पूंजीपतियों के साथ मिलकर देश को गड्ढे में ढकेला है। तो आज किसान उसको गड्ढे से निकालेगा। और देश का किसान जो बॉर्डर पर बैठा है, अगर वो खुश होता बीजेपी से, बार बार बीजेपी कह रही है खुश होने की, अगर वो खुश होता तो हम यहाँ सड़क पर क्यों बैठते। आज आप सड़क पर इंटरव्यू ले रहे हैं। ये ना खेत है ना मकान है, ये सड़क है और सड़क चलने के लिए होती है, बैठने और सोने के लिए नहीं होती है। वही सवाल ये भी है सर कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ आपकी पार्टी है, किसानों का आप समर्थन कर रहे हैं, किसानों की पार्टी है। वहीं विपक्ष में देखा जाए तो एसपी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टियां हैं। इस बीच में आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगी, जो आप किसानों की पार्टी कह रहे हैं? क्या जो बात आप लोगों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो विश्वास जगाना चाहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो चीज़ नहीं हो पाएगा इस वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष के बीच में आपकी बात रह जाए? नहीं अमिताभ जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हो सकता है मेरी पार्टी कमज़ोर रह जाए, लेकिन किसान इस बार कमज़ोर नहीं रहेगा। किसान कमज़ोर ना था, ना है और ना होगा। वो आपने सत्ता में भी देखा, वो आपने अनाज में भी देखा है। आपकी शायद इतनी उम्र नहीं है, घर में बुजुर्गों से पूछेंगे, इस देश में अनाज की कमी थी सिर्फ आज से 40-50 साल पहले, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इसी किसान ने इस देश के अनाज के भंडारों को भरा है। इसी किसान ने गन्ने की खेती से चीनी को भरा है। इसी किसान ने कपास की खेती से वस्त्रों में भरा है। आज हम हर चीज़ निर्यात करने के मोड़ पर पहुंच चुके हैं। आज हम दुनिया को खाना खिला रहे हैं तो वो इस किसान की वजह से कर रहे हैं। तो किसान का बहुत बड़ा रोल है। तो हो सकता है मेरी पार्टी उठे या ना उठे, लेकिन किसान नहीं हारेगा। किसान जिस तरफ जुड़ा है जीत के लेके जाएगा। ये आंदोलन भी जीतेगा, वो चुनाव भी जीतेगा और देश में लोगों का, जनता का दिल भी जीतेगा। आखिरी सवाल प्रदीप जी आपसे ले लेते हैं, और वो यही है कि आखिर 2022 में जो होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से यूपी की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो खास करके किसानों के हित में हो, उनके मदद के लिए, उनके भरोसे के लिए लोग आगे आ सके? यूपी की जनता से मैं यही कहूँगा, उत्तराखंड और पंजाब, जहाँ भी, पूरे देश की जनता से हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि इस बीजेपी को हराओ और किसी किसान को अपने प्रदेश का मुखिया बनाओ, देश का मुखिया बनाओ। किसान अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सबके हित की सोचेगा, क्योंकि रोटी सब्जी दूध दही सबको खानी होती है। जीवन है तो किसान है, किसान ही जीवन है, किसान ही अन्नदाता है। तो किसान को देश का प्रधानमंत्री बनाएं या किसान पुत्र को देश का प्रधानमंत्री बनाएं और उसे ही सूबों का मुख्यमंत्री बनाएं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रदीप हुड्डा जी, जो लोकदल के जो है प्रभारी हैं, और इस बार ये अपना प्रत्याशी जो है यूपी में खास करके रखेंगे। अब देखना ये होगा कि ये कितना जो है टक्कर दे पाते हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस बीच में इनको सुनने के बाद, इनसे बात करने के बाद एक चीज़ साफ जाहिर हो गया कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एक अलग रोल था, वहाँ जो किसानों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है, अब वहाँ जिस तरह से फ़ायदा हुआ है, जिस तरह से किसानों की आवाज़ को दबाया गया, लेकिन उसी माध्यम से भारत सरकार को जो ये लगा है कि कहीं ना कहीं किसान आज अपने परेशानियों को लेकर, अपने मजबूरियों को लेकर भारत सरकार से जो है मांग कर रहा है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर रहा है। वो सेम चीज़ जो है यूपी में ज़रूर होने को दिखेगा। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर क्या वाकई में कोई नया खेला तो नहीं शुरू हो जाएगा, खास करके यूपी में? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।